हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन देख रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस क्लासेस में हमने सेल मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी और साथ साथ हमने एक मॉडल देखा था, सिंगल इंडिकेशन का मॉडल। ये मॉडल सेल्स की एक्टिविटीज को समझाने में बहुत हेल्पफुल रहा है। इसके द्वारा ये पता चलता है कि कैसे चीजें या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस सेल मेम्ब्रेन से बाहर के अंदर की ओर आते हैं या अंदर से बाहर की ओर आते हैं। ये एक प्रोसेस के द्वारा होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। जैसे फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड से बना हुआ है, फ्लूइड मतलब बहना, लिक्विड। कि जैसे वाटर को हम गिरा देते हैं तो वाटर जो होता है चारों ओर फैलने लगता है। क्यों ऐसा होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में काफी डिस्टेंस होती है और जिसके कारण वो फैल जाते हैं। ऐसे ही सेम नेचर जो होता है आपके जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है उनमें पाए जाने वाले जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो फ्लूइडिटी के लिए सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपकी फ्लूइडिटी में हेल्प करते हैं। फ्लूइडिटी मतलब फॉस्फोलिपिड का बहना, मूवमेंट करना। ये मूवमेंट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है लैटरल मूवमेंट, इसको हम देख सकते हैं ये कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से इधर जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। इस प्रकार के मूवमेंट को बोलते हैं हम लैटरल मूवमेंट। तो दूसरे प्रकार का जो मूवमेंट होता है जो बहुत कम देखने में दिखाई देता है ना, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। कैसे फ्लॉस्फोलिपिड का ये मॉलिक्यूल्स नीचे जा रहा है और नीचे का ये वाला मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट के कारण सेल फ्लूइडिटी को शो करती है। तो फॉस्फोलिपिड एक मेन फैक्टर्स होता है फ्लूइडिटी के लिए। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड में लगा हुआ जो आपकी टेल होती है, जो फैटी एसिड की बनी होती है, ये फैटी एसिड की चेन भी फ्लूइडिटी में हेल्प करती है। अगर इसमें किस प्रकार की चेन लगी हुई है, आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन लगी हुई है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन लगी है, और वो चेन कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, ये सब भी फ्लूइडिटी को बताने में हेल्प करती है। अब देखिए, इस फ्लूइडिटी नेचर के कारण हम सेल में दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज को, दूसरे प्रकार के फंक्शन को हम समझ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन्स किस प्रकार डिवाइड होगी, सेल किस प्रकार ग्रोथ करेगी, और सेल जैसे हार्मोन्स है या एंजाइम से उसका किस प्रकार सीक्रेशन करेगी, या सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर कोई चीज कैसे इंटर करती है एंडोसाइटोसिस के द्वारा, और सेल मेम्ब्रेन्स, दो सेल मेम्ब्रेन्स आपस में किसके द्वारा इस तरीके से कनेक्टेड होती है, इंटरसेलुलर जंक्शन। इस तरीके से ये जो एक्टिविटीज है ये हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमको फ्लूइडिटी के बारे में ना मालूम है। तो फ्लूइडिटी ही हमको हेल्प करती है। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है, डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, उसमें फ्लूइडिटी होता है जिसके कारण ये प्रोसेस में पाई जाती है। अब सेकेंड चीज क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट मतलब आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, वाटर का, एटम्स का सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना या अंदर से बाहर निकलना, ये ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट शो करती है, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन की स्पेशलिटी होती है, हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, कुछ ऐसी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर जाने देती है, निकलने देती है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिना रोक टोक के अंदर बाहर जा सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, जिनमें हम देखते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। यानी जब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आता है। इसके द्वारा वाटर का मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन के द्वारा भी और ऑस्मोसिस के द्वारा भी आपका वाटर का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन हम देखते हैं दो प्रकार होता है, सिंपल डिफ्यूजन, वाटर का मूवमेंट सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। किसी प्रकार की स्पेसिफिक प्रोटीन्स की, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल सेल्स में अंदर जा सकते हैं, निकल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि चीजों को सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर लेना, ये कोई मॉलिक्यूल्स रखा हुआ सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर, उसको अंदर लेना, लेकिन ये इजीली नहीं जा सकता। तो सेल मेम्ब्रेन्स के पास कुछ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो इनको पकड़ते हैं और सीधा अंदर ला देते हैं। ये कहलाता है फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन, इसके लिए किसी प्रकार की एनर्जी एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जैसे फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है। वहीं ऑस्मोसिस जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, और इसके लिए हम जानते हैं कि एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब पानी अंदर जाता है तो एंड ऑस्मोसिस, और जब पानी बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। सेकंड चीज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। वहीं न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें के लिए हमको, जिसमें हम सोडियम पोटेशियम पंप को हम स्टडी करते हैं कि कैसे एक्सचेंज होता है। वहीं आपको देखते हैं दूसरा जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है, जिसमें हम सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट या एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, ये सभी जो प्रोसेस होती है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, इन सब के लिए हमको थोड़ा बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। ये सब जो है आपका कहलाता है आपका ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।